शुरू करते हैं आज हम लोग अगला चैप्टर क्लास 11 का। उम्मीद है कि बारिश एंजॉय कर रहे होंगे आप लोग। 2 दिनों से काफ़ी अच्छी वर्षा हो रही है मथुरा और आगरा दोनों जगह पे। और तो शुरू करते हैं हम लोग क्लास 11 का चैप्टर। ये 4th चैप्टर है और टॉपिक का नाम है जो हम पढ़ने जा रहे हैं आज की क्लास में, एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव होती क्या है, इंट्रोडक्शन पहले है। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी आर द 3 ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। आप लोगों ने एक टर्म सुना होगा गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट का मतलब क्या है, किसे कहते हैं गवर्नमेंट? तो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये तीनों मिलकर जिस बॉडी का निर्माण करते हैं उसे हम कहते हैं गवर्नमेंट। टुगेदर दे परफॉर्म द फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, यानी ये तीनों मिलकर गवर्नमेंट का फंक्शन है, गवर्नमेंट का कार्य करते हैं। मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर एंड लुक आफ्टर द वेलफेयर ऑफ द पीपुल, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हैं और लोगों के वेलफेयर को देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर दैट दे वर्क इन कोऑर्डिनेशन विथ ईच अदर एंड मेंटेन ए बैलेंस एमंग देमसेल्फ। हमारे संविधान में जो प्रोविज़न दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग ऐसी व्यवस्था की गई है कि इनके बीच में कोऑर्डिनेशन रहे और ये लोग मिलकर या इनके बीच में एक बैलेंस डेवलप हो ताकि आपस में कोई कन्फ्लिक्ट ना हो। इन ए पार्लियामेंट्री सिस्टम, एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर आर द इंटरडिपेंडेंट। और पार्लियामेंट्री सिस्टम में एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर दोनों इंटरडिपेंडेंट होते हैं, यानी एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं। तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम लोग क्या क्या समझ पाएंगे। एक पहला पॉइंट जो हमारी समझ में आएगा इस चैप्टर को पढ़ने के बाद, कि हम पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिव के बीच में डिफरेंस समझ पाएंगे कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। इसके अलावा हम ये समझ पाएंगे कि हमारे यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो पोजीशन है प्रेसिडेंट की, वह है क्या, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की क्या पोजीशन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। और तीसरी चीज़ जो हमारी समझ में आएगा वो ये होगा कि नो द कंपोजिशन ऑफ फंक्शनिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की फंक्शनिंग क्या है और प्राइम मिनिस्टर का यानी प्रधानमंत्री का इम्पोर्टेंस क्या है। अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस एंड द फंक्शनिंग ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी। और साथ ही साथ हमारी समझ में ये भी आएगा कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है उसका इम्पोर्टेंस क्या है। एनसीईआरटी की एक विशेषता मैंने देखी है कि जब चैप्टर को शुरू करते हैं तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन के बाद आपको पहले ही बता दिया जाता है कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप किन किन चीज़ों को लेकर क्लियर हो जाएंगे या कौन कौन सी चीज़ें आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएंगी। उसके बाद ये टॉपिक को शुरू करते हैं। तो आप आज का जो टॉपिक हमारा है वो यही है कि व्हाट इज़ एन एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव है क्या? आप जैसे अगर स्कूल में आप पढ़ते हो तो आपने देखा होगा कि स्कूल को चलाने के लिए कुछ लोग होते हैं जो डिसीजंस लेते हैं। तो कुछ लोग तो वहीं पे रहते हैं जैसे प्रिंसिपल, टीचर्स, मैनेजमेंट के लोग, और कुछ आर्डर जो है बाहर से आते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाते हैं। हर एक ऑर्गेनाइजेशन में इस प्रकार का पैटर्न होता है कि कुछ लोग डिसीजंस लेने का काम करते हैं और जो लोग डिसीजन लेने का काम करते हैं वी कॉल दिस एक्टिविटी एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट। और इस एक्टिविटी को हम कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन या प्रबंधन। बट द एडमिनिस्ट्रेशन रिक्वायर ए बॉडी एट द टॉप दैट विल टेक पॉलिसी डिसीजंस। और एडमिनिस्ट्रेशन में एक ऐसे बॉडी की आवश्यकता होती है या ऐसे लोगों की आवश्यकता होती है या ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होती है जो बड़े डिसीजंस ले सके, उनको सुपरवाइज कर सके और डे टू डे का जो एडमिनिस्ट्रेशन या फंक्शनिंग है उनके साथ कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश कर सके। तो ये मैकेनिज्म की आवश्यकता हमें होती है। यू मे हैव हियर्ड अबाउट द एग्जीक्यूटिव ऑफ बिग कंपनीज
बैंक और इंडस्ट्रियल यूनिट्स, आपने बिग कंपनीज, बैंक्स और इंडस्ट्रियल यूनिट्स के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में आपने पढ़ा होगा। उसी प्रकार से गवर्नमेंट भी काम करती है। यहाँ पर भी जो है गवर्नमेंट बॉडी काम करती है, डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं इनकी, लॉ एंड पॉलिसीज़ बनाना, उनको एग्जीक्यूट करना और वायलेशन की कंडीशन में लोगों को पनिश करना, ये अलग अलग फंक्शंस होते हैं। और ये सारी फंक्शनिंग्स को रन करने के लिए, ये सारी फंक्शंस को रेगुलेट करने के लिए एक बॉडी होती है, इसको हम एग्जीक्यूटिव बॉडी कहते हैं। यानी कुल मिलाकर आप अगर सिंपल वर्ड में ये समझिए कि एग्जीक्यूटिव बॉडी होती क्या है, तो एग्जीक्यूटिव बॉडी वो बॉडी होती है जो पॉलिसीज़ के एग्जीक्यूशन को मॉनिटर करती है कि जो पॉलिसी बनाई गई, जो लॉ बनाया गया, उस लॉ को और उस पॉलिसी के एग्जीक्यूशन को मेंटेन करती है, उसको मॉनिटर करती है, यानी उसको एग्जीक्यूट करवाती है। ठीक है। इसके बाद बात की गई है कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिव। क्या एग्जीक्यूटिव का कोई एक ही प्रकार है या भिन्न भिन्न प्रकार के एग्जीक्यूटिव बॉडी है। एवरी कंट्री हैज मे नॉट हैव द सेम टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिव। प्रत्येक देश में एक ही प्रकार की एग्जीक्यूटिव बॉडी नहीं है। यू मे हैव हियर्ड अबाउट द प्रेसिडेंट ऑफ USA एंड क्वीन ऑफ इंग्लैंड, but the power and the function of the president of the USA are very different from the power of president of India. आपने सुना होगा अमेरिका के प्रेसिडेंट के बारे में, इंग्लैंड की क्वीन के बारे में सुना होगा, लेकिन पावर ऑफ प्रेसिडेंट और फंक्शन और हमारे देश के प्रेसिडेंट की फंक्शन और पावर के बीच में काफ़ी अंतर है। यहाँ पर कोई सिमिलैरिटी नहीं है। द पावर ऑफ क्वीन ऑफ इंग्लैंड आर डिफरेंट फ्रॉम द पावर ऑफ द किंग ऑफ भूटान। और जो इंग्लैंड के किंग की जो पावर है और भूटान के जो किंग की पावर है, इनमें भी काफ़ी डिफरेंस है। बोथ इंडिया एंड द फ्रांस है प्राइम मिनिस्टर। भारत और फ्रांस में दोनों जगह पे प्रधानमंत्री हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन दोनों जगह इनकी अलग अलग पावर है। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार की टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिव है। यानी कोई एक प्रकार की एग्जीक्यूटिव बॉडी हमारी कंट्री में काम नहीं करता, हम पूरे वर्ल्ड में काम नहीं करती। अलग अलग पैटर्न की एग्जीक्यूटिव बॉडी अलग अलग कंट्री के पार्ट्स, वर्ल्ड के पार्ट्स में या कंट्री के पार्ट्स में वो काम करती है। टू आंसर दिस क्वेश्चन वी विल ब्रीफली आउटलाइन द नेचर ऑफ द एग्जीक्यूटिव एग्जिस्टिंग इन द सम ऑफ दीज कंट्रीज। और अगर हम बात करें इनमें से जिन देशों की हमने बात की कि कुछ देशों की एग्जीक्यूटिव के बारे में, द USA हैज़ ए प्रेसिडेंशियल सिस्टम एंड एग्जीक्यूटिव पावर इन द हैंड्स ऑफ द प्रेसिडेंट। अगर बात की जाए USA के बारे में, तो USA में जो टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिव है उसे प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ एग्जीक्यूटिव कहते हैं और सारी पावर यहाँ पर प्रेसिडेंट के हाथ में है। कनाडा की बात करें अगर हम, कनाडा हैज़ ए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी विथ ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची वेयर क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड इज द फॉर्मल चीफ ऑफ द स्टेट एंड द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। अगर कनाडा की बात करें हम, तो वहाँ पर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है और वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल जो मोनार्ची हैं वे क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड हैं और वो फॉर्मल चीफ ऑफ स्टेट हैं, लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर हैं ये हेड ऑफ द गवर्नमेंट हैं। प्राइम मिनिस्टर क्या हैं? हेड ऑफ द गवर्नमेंट। इन फ्रांस बोथ द प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर आर ए पार्ट ऑफ द सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम। और फ्रांस की अगर बात की जाए तो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर दोनों जो है ये सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम के पार्ट हैं। द प्रेसिडेंट अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर एज वेल एज द मिनिस्टर बट कैन नॉट डिसमिस देम एज दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। और प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को और अदर मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं, लेकिन वह उन्हें हटा नहीं सकते क्योंकि ये लोग आंसरेबल होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं पार्लियामेंट को लेकर। जापान हैज़ ए पार्लियामेंट्री सिस्टम विद द एम्परर
एज द हेड ऑफ द स्टेट एंड द प्राइम मिनिस्टर एज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। और जापान की अगर हम बात करें तो जापान में पार्लियामेंट्री सिस्टम है और वहाँ पर जो एम्परर हैं ये हेड ऑफ द स्टेट हैं और जो प्राइम मिनिस्टर हैं ये हेड ऑफ द गवर्नमेंट है। दो चीज़ें, एक तो हेड ऑफ द स्टेट और दूसरा है हेड ऑफ द गवर्नमेंट। हेड ऑफ द स्टेट जो होता है, जहाँ पर भी हेड ऑफ द स्टेट होगा वो नॉमिनल होगा। अगर दो बॉडी है, हेड ऑफ द स्टेट एंड द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, तो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होगा जो वही रियल एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को काम करेगा, यानी एग्जीक्यूटिव बॉडी के रूप में वही काम करेगा। और हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो स्टेट होगा वो नॉमिनल हेड होगा। ये जहाँ पर भी है इस प्रकार का सिस्टम, हर जगह ये सिस्टम इसी प्रकार से वो काम करता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे कुछ देशों के। अभी हम इंडिया का पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा, क्योंकि इंडिया में हम रहते हैं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हमें ज़्यादा उसको ध्यान देना है। यहाँ पर एक चार्ट और डायग्राम बनाकर चीज़ों को समझाया गया है कि टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिव, और ये बताया गया कि दो प्रकार की एग्जीक्यूटिव है। एक है सिस्टम बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव लीडरशिप और दूसरा है सिस्टम बेस्ड ऑन द इंडिविजुअल लीडरशिप। तो कलेक्टिव लीडरशिप वाला जो है वो उसको कहते हैं पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिव, और इंडिविजुअल लीडरशिप ऑफ जो एग्जीक्यूटिव है इसे कहते हैं प्रेसिडेंशियल लीडरशिप। पार्लियामेंट्री का अगर आप एग्जाम्पल की बात करोगे तो इंडिया इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल, क्योंकि हमारी कंट्री इसी प्रकार के सिस्टम को फॉलो करती है, यानी हमारे यहाँ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्योरी है। अगर आप प्रेसिडेंशियल की बात करोगे तो यूएसए इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि अमेरिका प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को जो है वो फॉलो करती है। तो ये टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिव की आप बात करोगे तो देर आर टू टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिव। फर्स्ट टाइप द सिस्टम बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव लीडरशिप एंड सेकेंड इज वन द सिस्टम बेस्ड ऑन द इंडिविजुअल लीडरशिप। अगर सिस्टम कलेक्टिव लीडरशिप की बात करेंगे तो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, इसका एग्जाम्पल इंडिया हो गया। और दूसरी चीज़ अगर आप बात करेंगे इंडिविजुअल लीडरशिप वाली तो ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम है और ये अमेरिका में रन करती है। अब हम अगर बात करें श्रीलंका की, थोड़ी सी बात कर ली जाए, क्योंकि हमारे पड़ोस में भी है और आपके क्लास 11 की बुक में दिया भी है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सेमी प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव है श्रीलंका में। सेमी प्रेसिडेंशियल यानी न तो कम्प्लीटली प्रेसिडेंशियल है और न ही कम्प्लीटली पार्लियामेंट्री सिस्टम है। इन 1978 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ श्रीलंका वाज अमेंडेड एंड द सिस्टम ऑफ एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंसी वाज इंट्रोड्यूस्ड। अंडर द सिस्टम ऑफ एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंसी पीपुल डायरेक्टली इलेक्ट द प्रेसिडेंट। और ये जो अमेंडमेंट किया गया, इस अमेंडमेंट के द्वारा पीपुल को पावर दी गई, लोगों को पावर दी गई कि आप डायरेक्टली प्रेसिडेंट को चूज करिए। इट मे हैपन दैट बोथ द प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर बिलोंग टू द सेम पोलिटिकल पार्टी आर टू ए डिफरेंट पोलिटिकल पार्टीज। द प्रेसिडेंट हैज वास्ट पावर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। द प्रेसिडेंट चूज द प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम द पार्टी that has a majority in the parliament, though the minister must be member of the parliament. The president has the power to remove the prime minister or ministers apart from the being the elected head of the state and the commander in chief of the armed forces. The president is also head of the government elected for a term of 6 years. The president cannot be removed except by the resolution in the parliament passed by at least 2/3 of the total number of members of parliament. It is passed by not less than 1/2 of the total number of members of parliament, and the speaker is satisfied that such allegation merit inquiry, then the speaker can report the matter to the Supreme Court. How is the position of the president and the prime minister in Sri Lanka different from India? Compare the role of Supreme Court in the impeachment of the president in India and Sri Lanka. यानी अभी हम ये सब जो पढ़ रहे हैं इसका उद्देश्य यही है कि इंडिया और अदर कंट्रीज़ के बीच में जो डिफरेंसेस हैं इनको हम अच्छी तरीके से समझ सकें। मेनली हमारा जो मोटिव है वो ये है कि हम पार्लियामेंट्री सिस्टम जो इंडिया में है हम उसको अच्छे से समझने की कोशिश करें, क्योंकि श्रीलंका का जो सिस्टम है वो सेमी पार्लियामेंट्री है। वहाँ पर प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर दोनों की पावर है, लेकिन दोनों की जो पावर है उसमें काफ़ी डिफरेंसेस हैं। हम बेहतर है कि इंडिया वाले सिस्टम को बाकी सिस्टम से कंफ्यूज ना हो और अपने देश के सिस्टम को अच्छे से समझने की कोशिश करें। हम देखने जा रहे हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम को। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया उस समय इंडिया के पास पहले से ही पार्लियामेंट्री सिस्टम को रन
पार्लियामेंट्री सिस्टम में काम करने का एक्सपीरियंस था। क्यों काम करने का एक्सपीरियंस था भाई? क्योंकि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम था इससे हमारा परिचय हो चुका था 1919 और 1935 का एक्ट, जिसे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पास किया था हमारे लिए। उस एक्ट के द्वारा भी हमारी कंट्री में इस प्रकार का सिस्टम था जिसको हम पार्लियामेंट्री सिस्टम के नाम से जानते हैं। अच्छा, ये एक्सपीरियंस तो हमारे लिए था किस एक्ट के अकॉर्डिंग था? तो 1919 एंड 1935 ये ब्रिटिश काल में ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया सिस्टम था और इसके अकॉर्डिंग हमारे पास पहले से ही पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंडर एक्सपीरियंस था। दिस एक्सपीरियंस हैड shown that in the parliamentary system the executive can be effectively controlled by the representative of the people। और ये जो सिस्टम था इसमें ये था कि जो एग्जीक्यूटिव बॉडी थी ये रिप्रेजेंटेटिव बॉडी के द्वारा यानी पीपल के रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा ये इजीली कंट्रोल हो सकती थी। The makers of the Indian Constitution wanted to ensure that the government would be sensitive to the public expectation and would be responsible and accountable। और हमारे जो संविधान निर्माता थे वो ये चाहते थे कि ऐसी गवर्नमेंट हो या ऐसी एग्जीक्यूटिव बॉडी हो जो जनता के प्रति आंसरेबल हो और रिस्पॉन्सिबल हो। और इसीलिए इन लोगों ने ऐसा सिस्टम डेवलप किया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि हमारे जो एग्जीक्यूटिव के जो लोग होंगे ये हाउस ऑफ पीपल यानी जो जनता का जो रिप्रेजेंटेटिव हाउस है ये उसके प्रति आंसरेबल होंगे। द अदर अल्टरनेटिव टू द पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव वाज द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अच्छा, पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव का जो दूसरा फॉर्म था वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था। But the presidential executive put much emphasis on the president as the chief executive। और अगर हम बात करें प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की तो यहाँ पर पूरी की पूरी पावर एक व्यक्ति के हाथों में सेंट्रलाइज थी और वो व्यक्ति कौन होगा? प्रेसिडेंट, जैसे अमेरिका में है। देयर इज आल्सो द डेंजर ऑफ द पर्सनालिटी कल्ट इन द प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव। अच्छा, ये चीज़ और भी है कि अगर मान लीजिए जो प्रेसिडेंट है वो अगर उसकी पर्सनालिटी कोई नेगेटिव है तो पूरे सिस्टम के ऊपर उसका प्रभाव पड़ेगा। यानी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो प्रेसिडेंट है उसका एक ऑटोक्रेटिक एग्जीक्यूटिव हेड के रूप में काम करने की संभावना है जो कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में संभव नहीं है। There is also the danger of personality cult in presidential executive। The makers of the Indian Constitution wanted a government that would have a strong executive branch, but at the same time enough safeguard would be there to check against the personality cult। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे ये चाहते थे कि एक ऐसी स्टेबल एग्जीक्यूटिव सिस्टम हो, लेकिन साथ ही साथ वो ये भी चाहते थे कि ऐसी व्यवस्था बनाई जाए ताकि हमारा जो कोई अगर मान लो निगेटिव पर्सनालिटी का व्यक्ति अगर चुन लिया गया या बन गया एग्जीक्यूटिव हेड के रूप में तो कोई विशेष फर्क न पड़े हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर या पब्लिक वेलफेयर के ऊपर। इन द पार्लियामेंट्री फॉर्म देयर आर मेनी मैकेनिज्म दैट इंश्योर दैट द एग्जीक्यूटिव विल बी आंसरेबल टू द एंड कंट्रोल बाय द लेजिस्लेचर आर पीपुल्स। अच्छा, पार्लियामेंट्री सिस्टम में ऐसे कई सारे तरीके बनाए गए जिससे इनको आंसरेबल किया जाए एग्जीक्यूटिव को और कंट्रोल किया जाए लेजिस्लेचर के द्वारा। यानी जनता के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके द्वारा इनको कंट्रोल किया जाए और पूरी तरीके से ये लोग लेजिस्लेचर के कंट्रोल में रहें। So the Constitution adopted the parliamentary system of executive for the government both at the national and the state level। और इसीलिए हमारे देश में संविधान निर्माताओं ने जो सिस्टम एडॉप्ट किया वो था पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ एग्जीक्यूटिव। और ये जो सिस्टम था ये हमने नेशनल लेवल और स्टेट लेवल दोनों जगहों पर इसी प्रकार के सिस्टम को एडॉप्ट किया। दोनों जगहों पर हमने इसी, चाहे आपका स्टेट लेवल हो चाहे आपका नेशनल लेवल हो, हमने दोनों जगह इसी प्रकार के सिस्टम को एडॉप्ट किया। कौन सा सिस्टम? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ एग्जीक्यूटिव। अब मेरे ख्याल से अब समझ में आ गया होगा। अगर समराइज हम करें
इसको फिर से थोड़ा सा, तो आप ये समझ लीजिए कि हमारी कंट्री में हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ एग्जीक्यूटिव सिस्टम को अडॉप्ट किया है। हमने इसको क्यों अडॉप्ट किया, तो इसके दो रीजंस थे। पहला रीज़न तो ये था कि हमें इस सिस्टम का एक्सपीरियंस था। ब्रिटिश शासनकाल में 1919 और 1935 के एक्ट के अकॉर्डिंग इस सिस्टम के अंडर में काम करने का अनुभव था। दूसरी चीज़, यहाँ पर ये जो सिस्टम था, जो पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव का जो पैटर्न था, ये एक व्यक्ति के विकृत हो जाने या उसके बुरा हो जाने से हमारे सिस्टम के ऊपर या पब्लिक वेलफेयर के ऊपर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। और दूसरी चीज़, यहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव बॉडी होगी वो जनता के रिप्रेजेंटेटिव के प्रति आंसरेबल होगी, अकाउंटेबल होगी, और साथ ही साथ इस बॉडी को कंट्रोल करने के लिए पूरी पावर दी गई है। किसको पावर दी गई है? लेजिस्लेचर को पावर दी गई है, जनता के रिप्रेजेंटेटिव को पावर दी गई है। और ये पावर को यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं? बाय आस्किंग द क्वेश्चंस, यानी पूरी तरीके से। अच्छा, यही पैटर्न हमने सेंटर में फॉलो किया है और यही पैटर्न सेम हमने स्टेट में फॉलो किया है। यानी हमने जिस पैटर्न को फॉलो किया है वो पैटर्न हमारा क्या है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्योरी, यानी एक व्यक्ति की पर्सनालिटी के का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा, इस प्रकार का पैटर्न हमने फॉलो किया। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वेस्ट द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन फॉर्मली इन द प्रेसिडेंट। वैसे जो भारत का संविधान है, फॉर्मल रूप से अगर देखा जाए कि यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर किसके हाथ में है, तो प्रेसिडेंट के हाथ में है। इन रियलिटी द प्रेसिडेंट एक्सरसाइज दीज पावर्स थ्रू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। लेकिन अगर रियलिटी की बात की जाए तो प्रेसिडेंट महोदय इस पावर को अपने विवेक से प्रयोग नहीं करते, बल्कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पर काम करते हैं। उनके सारे डिसीजंस उनकी तरफ से ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा लिए जाते हैं। और इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हेड कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर इसको हेड करता है। द प्रेसिडेंट इज़ इलेक्टेड फॉर ए पीरियड ऑफ 5 years। और प्रेसिडेंट जो होते हैं ये 5 साल के लिए चुने जाते हैं। बट देयर इज़ नो डायरेक्ट इलेक्शन बाय द पीपुल फॉर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट का सीधे जनता के द्वारा निर्वाचन नहीं होता। द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली। प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्टली होता है। दिस मीन्स दैट द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड नॉट बाय द ऑर्डिनरी सिटीजन्स बट द इलेक्टेड बाय एमएलए एमपीज। और ये एमपी और एमएलएस के द्वारा इलेक्ट होते हैं। दिस इलेक्शंस टेक प्लेस इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल ऑफ द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये हम पहले वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के द्वारा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के थ्रू प्रेसिडेंट का चुनाव होता है। द प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव। और प्रेसिडेंट अपने ऑफिस से हटाए जा सकते हैं पार्लियामेंट के द्वारा बाई फॉलोइंग ए प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट के प्रोसीजर के द्वारा प्रेसिडेंट को उनकी पोस्ट से हटाया जा सकता है। दिस प्रोसीजर रिक्वायर ए स्पेशल मेजॉरिटी एज एक्सप्लेन इन द लास्ट चैप्टर। और ये जो प्रोसीजर है इसके लिए स्पेशल मेजॉरिटी की आवश्यकता होती है। द ओनली ग्राउंड फॉर द इम्पीचमेंट इज वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये तभी इम्पीचमेंट होगा इनका जब इनके द्वारा संविधान का उल्लंघन किया जाए। अगर ये संविधान का, यानी आप ये समझ लीजिए कि अपनी पावर को मिसयूज़ करते हैं, इन दैट केस ही इनको हटाने के लिए इस प्रकार से किया जाएगा। और एक चीज़ आप और समझ लीजिए कि हमारी कंट्री में आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ किसी प्रेसिडेंट ने कुछ ऐसा किया हो कि उसके अगेंस्ट में इम्पीचमेंट चलाया गया हो या उसके अगेंस्ट में इम्पीचमेंट लगाने की आवश्यकता पड़ी हो। वी हैव ऑलरेडी सीन द प्रेसिडेंट इज द फॉर्मल हेड ऑफ द गवर्नमेंट। In this formal sense, the president has wide range executive, legislative, judicial and emergency power। और प्रेसिडेंट के पास काफ़ी सारी पावर है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशियल, इमरजेंसी। इन ए पार्लियामेंट्री सिस्टम दीज पावर्स आर इन द रियलिटी यूज बाय द प्रेसिडेंट वनली ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल। और प्रेसिडेंट के द्वारा जो सारी पावर जो यूज़ होती है, ये पावर केवल एडवाइस पर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पर ही प्रेसिडेंट यूज़ करते हैं। यानी प्रेसिडेंट इन पावर्स को अपने आप यूज़ नहीं करते।
The Prime Minister and the Council of Ministers have support of the majority in the Lok Sabha and they are the real executive. और जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये लोकसभा में वो हैव सपोर्ट ऑफ द मेजॉरिटी, जिसके पास लोकसभा का बहुमत है, ये लोग रियल एग्जीक्यूटिव के रूप में काम करते हैं. इन द मोस्ट ऑफ द केसेस द प्रेसिडेंट हैज़ टू फॉलो द एडवाइस. और मैक्सिमम मामलों में, अधिकतर मामलों में प्रेसिडेंट को इनकी एडवाइस को फॉलो करने की आवश्यकता होती है. वी डिड नॉट गिव हिम एनी रियल पावर बट वी हैव मेड हिज पोजिशन वन ऑफ अथॉरिटी एंड डिग्निटी. The Constitution want to create neither a real executive nor a mere figurehead, but a head that neither resign not govern. It want to create a great figurehead. ये जवाहरलाल नेहरू जी हैं, इन्होंने कहा था ये. उसके बाद है डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट के पास कुछ डिस्क्रिशनरी पावर भी है. ऑन द बेसिस ऑफ द एबव डिस्कशन, can we infer that the president has no discretionary power under any circumstances? This will be an incorrect assessment. मतलब ऐसा नहीं कि प्रेसिडेंट के पास कोई अपने विवेक की पावर ही नहीं है. इन जनरल वो एडवाइस पर काम करते हैं. किसकी एडवाइस पर काम करते हैं? तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पर काम करते हैं. लेकिन कुछ कंडीशंस में अगर आप देखेंगे तो प्रेसिडेंट्स के पास कुछ विशेष पावर भी है जहां पर वो अपने विवेक से काम करते हैं. द प्राइम मिनिस्टर इज़ ऑब्लाइज टू फर्निश ऑल द इंफॉर्मेशन. और प्राइम मिनिस्टर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि प्रेसिडेंट उनसे जो भी सूचना मांगे उन्हें वो प्रोवाइड करेंगे. द प्रेसिडेंट ऑफन राइट द प्राइम मिनिस्टर्स एंड एक्सप्रेस हिज व्यू ऑन द मैटर कन्फ्रंटिंग द कंट्री. अच्छा, इसके बाद प्रेसिडेंट के पास 3 सिचुएशंस हैं, जहाँ पर 3 सिचुएशंस बताई गई हैं जहाँ पर वे अपने विवेक से प्रयोग करते हैं. मतलब यहाँ पर ये एडवाइस की बात नहीं करेंगे. द फर्स्ट प्लेस है, वी हैव ऑलरेडी नोटेड दैट द प्रेसिडेंट कैन सेंड बैक एन एडवाइस गिवन बाय द, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा जो एडवाइस उनको दी गई है उस एडवाइस को वो रिटर्न कर सकते हैं कि भैया इस पर फिर से विचार करो. द प्रेसिडेंट एक्ट ऑन हिज ओन डिसीजन वेल. अच्छा, यहाँ पर जो ये री एडवाइस करने के लिए जो भेजेंगे कि जो मैटर आपने हमारे पास भेजा हुआ है कंसल्टेटिव एक्शन के लिए, साइन करने के लिए, आप इसको फिर से रिव्यू करो. और ये जो फिर से रिव्यू करने की जो बात है, ये प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से भेजते हैं. व्हेन द प्रेसिडेंट थिंक दैट द एडवाइस हैज सर्टेन लॉ एंड लीगल or that is not in the best interest in the country, the president can reconsider. अच्छा, प्रेसिडेंट ये कब करते? जब प्रेसिडेंट को ये लगता है कि जो आपने एडवाइस दे रखी है वो राष्ट्र के लिए सही नहीं है, तो इन दैट केस वो अपनी मर्जी से इसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को वापस कर देते हैं कि इसको फिर से जाके देखिए और दोबारा आप इसको विचार करने के बाद मेरे पास ले आइए. लेकिन एक चीज़ और भी है कि अगर सेम डिसीजन बनाकर या सेम एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इनको दोबारा देती है तो इन दैट केस प्रेसिडेंट इज बाउंड टू डू अकॉर्डिंग दैट एडवाइस. और इस केस में प्रेसिडेंट जो है बाध्य हैं उसी एडवाइस के अकॉर्डिंग काम करने के लिए. इसके बाद है सेकंड जो चीज़ है वह है वीटो पावर की बात है कि अगर प्रेसिडेंट के, देखिए, कोई वीटो पावर, प्रेसिडेंट के पास बिल जब आता है दोनों हाउसेस से पास होने के बाद एसेंट के लिए, और बिना प्रेसिडेंट की एसेंट के, बिना प्रेसिडेंट की साइन के दोनों हाउसेस से पास होने के बाद भी वह बिल कानून का रूप नहीं ले सकता. तो उस बिल के संदर्भ में भी प्रेसिडेंट के पास वीटो पावर है. वो किसी बिल को रिकंसिडरेशन के लिए रिटर्न कर सकते हैं. वो किसी बिल को अपने पास अनिश्चित टाइम के लिए जो है रिजर्व रख सकते हैं, उस पर कोई डिसीजन नहीं देंगे. और साथ ही साथ किसी बिल को रिजेक्ट भी कर सकते हैं. तो इस प्रकार से प्रेसिडेंट के पास 3 प्रकार की वीटो पावर है बिल को लेकर. पहली जो वीटो पावर है वो है आपका एब्सोल्यूट वीटो. एब्सोल्यूट वीटो यानी कि पूरी तरीके से मना कर देंगे कि भैया हम इस पर साइन नहीं करेंगे. लेकिन ये स्वविवेक पे नहीं है बल्कि ये एडवाइस पर है.
दूसरी चीज़ कि रिव्यू के लिए भेजते हैं कि जो बिल आपने पास करके भेजा है इसको फिर से विचार करिए। तो ये रिव्यू के लिए जो भेजना है ये प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से करते हैं। और तीसरा जो पॉकेट वीटो है, पॉकेट वीटो रियली क्लियरली ये मेंशन नहीं है। इसमें यह है कि कोई बिल जब प्रेसिडेंट के पास जाता है तो प्रेसिडेंट कितने टाइम पे उसे रिटर्न करेंगे ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं है। प्रेसिडेंट अगर किसी बिल को लेकर खुश नहीं है तो वह क्या करते हैं, उस बिल को न तो रिजेक्ट करते हैं न रिकंसिडरेशन के लिए भेजते हैं, वो इसको अनिश्चित काल के लिए छोड़ देते हैं। और ये मान लिया जाता है कि प्रेसिडेंट ने उस बिल के संदर्भ में पॉकेट वीटो का प्रयोग कर लिया है। तो इस प्रकार से बिल को लेकर वीटो पावर का प्रयोग प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से करते हैं। तो जो सिचुएशन बताई गई थी कि जहाँ पर प्रेसिडेंट अपने विवेक से काम करते हैं, तो पहली सिचुएशन क्या थी, आप अगर याद करिए तो पहली सिचुएशन क्या थी कि अगर गवर्नमेंट ने कोई एडवाइस की है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा कोई एडवाइस की गई है और अगर उस एडवाइस को लेकर प्रेसिडेंट सेटिस्फाइड नहीं है तो वे उस एडवाइस को रिटर्न कर सकते हैं और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से कह सकते हैं कि आप दोबारा इस पर सोचिए। अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने दोबारा उसी प्रकार का पॉइंट ऑफ व्यू भेजा, एडवाइस दिया, इन दैट केस वो बाउंड होंगे उस पर साइन करने के लिए या उस एडवाइस को मानने के लिए। तो ये हो गई। लेकिन जो रिकंसिडरेशन के लिए जो उन्होंने भेजा एडवाइस को, तो ये अपने विवेक से भेजते हैं। दूसरी चीज़ बिल को लेकर है वीटो पावर का प्रयोग करते हैं। 3 प्रकार की वीटो की मैंने बात की, एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंशन वीटो एंड पॉकेट वीटो। सस्पेंशन वीटो और पॉकेट वीटो ये प्रेसिडेंट की अपनी स्वयं की मर्जी की पावर है, वो किसी की एडवाइस पर आधारित नहीं है। तीसरे प्रकार का वीटो है कि जब कोई ऐसी कंडीशन उत्पन्न हो जाए जहां पर किसी एक पार्टी को मेजॉरिटी ना मिली हो या कोई एक पार्टी सरकार बनाने की स्थिति में ना हो, इन दैट केस प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि प्रेसिडेंट उस व्यक्ति को गवर्नमेंट बनाने के लिए ऑफर करेंगे जो व्यक्ति या जो पार्टी एक स्टेबल गवर्नमेंट देने के लिए सक्षम हो। अगर स्टेबल गवर्नमेंट का क्या मतलब है? स्टेबल गवर्नमेंट का मतलब ये है कि ऐसी गवर्नमेंट वो बना सके जो अपने कार्यकाल को पूरा करे। अगर ऐसी सिचुएशन है तो वो उस पार्टी को मौका देंगे। अब किसे इनवाइट करेंगे, तो इसके लिए कुछ प्रैक्टिकल इश्यूज हैं। सबसे पहले तो ये कहा गया कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो है, जिसको मेजॉरिटी प्रूव करने की जो पोजीशन में लग रहा है प्रेसिडेंट के अकॉर्डिंग, तो प्रेसिडेंट उसे ऑफर करेंगे। या जो लार्जेस्ट अलाइंस है, प्री इलेक्शन अलाइंस, उसको मौका देंगे। यानी कुल मिलाकर अगर किसी पार्टी को आफ्टर जनरल इलेक्शन क्लियर कट मेजॉरिटी नहीं मिली है और एक कन्फ्यूज़न बना हुआ है, तो प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से किसी भी पार्टी को गवर्नमेंट बनाने के लिए इनवाइट कर सकते हैं। ये जो इनविटेशन होगा ये प्रेसिडेंट का अपनी मर्जी से होगा। यहाँ पर किसी की एडवाइस नहीं चलेगी। वो अपनी जनरली होता ये है कि प्रेसिडेंट उस पार्टी के लीडर को इनवाइट करते हैं जो पार्टी लोकसभा में उनके अनुसार बहुमत प्रूव करने की स्थिति में होती है। या आप ये समझिए कि जो सबसे बड़े मतलब अब बहुमत के लिए चाहिए 272 सीट चाहिए, तो प्रेसिडेंट को अगर लगता है कि ये जो व्यक्ति है, इस पार्टी का जो लीडर है या ये जो पार्टी है, अगर हमने इनको इनवाइट किया तो ये इनके पास मेजॉरिटी हो सकती है, क्योंकि नियर अबाउट मेजॉरिटी इनके पास है, तो वो ऑथराइज हैं, वो उसे बुला सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हम बात करने जा रहे हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेसी। अच्छा, अभी जो हम बात कर रहे थे मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये जो लोग हैं ये परमानेंट पार्ट नहीं है, क्योंकि इनका टाइम टू टाइम इलेक्शन होता है और बीच में भी इनका कार्यकाल समाप्त हो सकता है। अगर मान लीजिए कोई ऐसी गवर्नमेंट बनी हुई है जिसके पास मेजॉरिटी नहीं है और वह अलायंस गवर्नमेंट है, अलायंस अगर ब्रेक हो जाएगी गवर्नमेंट गिर जाएगी, इसके लिए कोई फिक्स टेन्योर नहीं है। लेकिन जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव है या ब्यूरोक्रेसी है वो कौन है? तो वो एक तरीके से वो ब्यूरोक्रेसी है, प्रशासन, द इम्प्लीमेंट। और ये करते क्या हैं कि मिनिस्टर्स और मिनिस्ट्री के जो डिसीजंस होते हैं
इन डिसीजंस को ग्राउंड पर एग्जीक्यूट कराने की जो लायबिलिटी होती है वो परमानेंट एग्जीक्यूटिव की होती है, जिसे हम ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। द एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट इंक्लूड द प्राइम मिनिस्टर, द मिनिस्टर एंड द लार्ज ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड द ब्यूरोक्रेसी आर एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी। और एक्चुअली ये एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी या ब्यूरोक्रेसी ही होती है जो सारे फंक्शन को परफॉर्म करती है और पूरी गवर्नमेंट को चलाने में हेल्प करती है। कोई मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर ये केवल पॉलिसी मेकिंग में रोल प्ले करते हैं, केवल डायरेक्शन दे सकते हैं। एक्चुअली उसे इम्प्लीमेंट करने की जो व्यवस्था होती है वो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी के हाथ में होती है, याद रखिएगा इसको। और ये जो मशीनरी होती है एडमिनिस्ट्रेटिव, टू अंडरलाइन द डिफरेंस बिटवीन द मशीनरी एंड द मिलिट्री सर्विस, इट इज डिस्क्राइब्ड एज सिविल सर्विस। और ये जो है मशीनरी जिसको हम एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी कहते हैं, इसको सिविल सर्विस मतलब के रूप में देखा गया है। और इसमें ट्रेंड और स्किल्स ऑफिसर्स होते हैं जो परमानेंट रूप से अपॉइंट किए जाते हैं और जो काम गवर्नमेंट इन्हें देती है उस काम को ये फुलफिल करते हैं। इन अ डेमोक्रेसी द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एंड द मिनिस्टर्स आर इन चार्ज ऑफ द गवर्नमेंट एंड द एडमिनिस्ट्रेशन इज अंडर देयर कंट्रोल एंड सुपरविजन। और जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो मिनिस्टर के कंट्रोल में होता है, इसलिए ये लोग मिनिस्टर के प्रति अकाउंटेबल होते हैं और उनके डायरेक्शन के अकॉर्डिंग काम करने के लिए बाउंड होते हैं। द ब्यूरोक्रेसी इज आल्सो एक्सपेक्टेड टू द पॉलिटिकली, अच्छा ब्यूरोक्रेसी से अपेक्षा ये की जाती है कि पॉलिटिकली वो न्यूट्रल होगी, क्योंकि देखो भैया सरकार तो बदलती रहती है, कभी किसी पार्टी की सरकार आएगी तो कभी किसी पार्टी की सरकार आएगी। अब सरकार बदलने के साथ ब्यूरोक्रेसी थोड़ी बदल जाएगी। ब्यूरोक्रेसी में तो अगर जिसकी एंट्री हो गई, मान लीजिए अगर किसी की एंट्री 28 साल की एज में हो गई तो 60 साल की एज में तो रिटायर्ड होगा वो, तो उसका तो कार्यकाल हो गया भैया लंबा। और सरकार का क्या है, किसी पार्टी की सरकार 5 साल चल रही है, किसी की 4 साल ही चलेगी, किसी की 10 साल चलेगी, किसी की 15 साल चल सकती है। तो सरकार का कार्यकाल तो फिक्स नहीं है ना, लेकिन ब्यूरोक्रेसी का कार्यकाल जो फिक्स है, तो इसलिए कहा गया कि पॉलिटिकली न्यूट्रल होना चाहिए। किसी भी पार्टी की सरकार आए इससे इनका कोई मतलब नहीं होना चाहिए। इनका मतलब केवल ये होना चाहिए कि जो डायरेक्शन या जो पॉलिसी बनाई गई है उस पॉलिसी को कैसे प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किया जाए ताकि पब्लिक का वेलफेयर हो। क्योंकि ये जो सारी व्यवस्था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने बनाई है, इन सारी व्यवस्थाओं का एक ही उद्देश्य, एक ही एजेंडा है, पब्लिक वेलफेयर। यानी पब्लिक वेलफेयर के लिए ही सब काम करते हैं और इनको पब्लिक वेलफेयर के लिए ही काम करना है, ठीक है। इन द इंडियन ब्यूरोक्रेसी टुडे इज़, और हमारे जो भारतीय जो ब्यूरोक्रेसी है एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। इट कंसिस्ट ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज, स्टेट सर्विसेज एम्प्लॉयड टू द लोकल गवर्नमेंट एंड द टेक्निकल एंड द मैनेजरियल स्टिल स्टॉप रनिंग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। मेकर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन वर अवेयर ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ द नॉन पार्टीजन एंड प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसी। और हमारे संविधान निर्माता भली बात ये जानते थे कि ऐसी व्यवस्था की जाए। अच्छा, अगर इसको क्लासिफाई किया जाए, हम ब्यूरोक्रेसी को अगर देखा जाए चार्ट बनाकर, तो इनके 3 ग्रुप्स बताए गए हैं। ऑल इंडिया सर्विसेज, इसमें आता है आपका इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एंड इंडियन पुलिस सर्विस। दूसरा आपका सेंट्रल सर्विसेज, इंडियन फॉरेन सर्विस एंड इंडियन कस्टम सर्विस। और तीसरा है स्टेट सर्विस, प्रोविंशियल सिविल सर्विस। और ये लोग जो है एक रियल परमानेंट एग्जीक्यूटिव के रूप में काम करते हैं और इन्हीं के सुपरविज़न में जो मिनिस्टर्स या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जो एडवाइस होती है वह इम्प्लीमेंट की जाती है। तो इस चैप्टर में कुल मिला के आपने ये समझा कि हमारी कंट्री में जो सिस्टम फॉलो किया गया वो सिस्टम है आपका पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। इस पार्लियामेंट्री सिस्टम को हमने फॉलो किया। हमने इसको क्यों फॉलो किया, तो इसके पीछे सबसे बड़ा लॉजिक यही है क्योंकि इस सिस्टम का एक्सपीरियंस हमें था और साथ ही साथ यहाँ पर
कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्योरी काम करती है और एक व्यक्ति की पर्सनालिटी पूरे सिस्टम को करप्ट नहीं कर सकती। इसलिए ये मैन वर्शिप सिस्टम पर आधारित नहीं है। तो ये अकाउंटेबल है किसके प्रति? हाउस ऑफ पीपल के प्रति और साथ ही साथ पीपल के रिप्रेजेंटेटिव्स के प्रति। ठीक है, ये जो सिस्टम है हमने जो फॉलो किया, इसमें इस पॉलिसी बनाने का काम तो मिनिस्टर्स का है, लेकिन इनको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करने के लिए एक ब्यूरोक्रेसी होती है। ब्यूरोक्रेसी एक परमानेंट गवर्नमेंट बॉडी है और ये पॉलिटिकली न्यूट्रल होती है और पॉलिटिकली न्यूट्रल होकर इन्हें काम करना होता है। इनके 3 ग्रुप्स मैंने आपको बताए हैं। जो पहला ग्रुप है वह है आपका ऑल इंडिया सर्विसेज, दूसरा है सेंट्रल सर्विसेज और तीसरा स्टेट सर्विसेज। तो आज के इस लेक्चर में मैंने ये समझाने की कोशिश की है कि हमारी कंट्री में एग्जीक्यूटिव बॉडी कैसे काम करती है। उम्मीद है कि आपकी समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा और आप इसको जो है लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। ओके, थैंक यू।